दोस्तों, स्वागत है आपका सिंप्लीफाइड बाय शिवम में। और आज का जो आर्टिकल है वो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स इस पर पूरा केंद्रित है। इसका जो सर्वे डेटा है उस पे और क्या मेजर पॉलिसी पॉइंटर्स हैं उस पे। ठीक है, तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। और इससे मैंने मेंस का जो है प्रोबेबल क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है वो भी मैंने एक निकाल के डिजाइन किया है। और साथ ही साथ प्रीलिम्स के कुछ क्वेश्चन जो पॉवर्टी के इर्द गिर्द पूछे जा सकते हैं उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। मैं कई सारे अभी एनालिसिस मैंने देखे थे अभी लेक्चर्स वगैरह, तो मैं एक चीज मैंने नोटिस की कि ये जो एडिटोरियल होता है, मेन एडिटोरियल, तो कभी कभी जो काफी बड़ा होता है और इम्पोर्टेंट भी होता है, इसको कई लोग मिस कर देते हैं। तो जब भी आप कभी एनालिसिस वगैरह देखें आप, तो आप ये जरूर देखें कि उसमें जो मेन एडिटोरियल्स हैं उनको उनको डिस्कस किया गया है कि नहीं किया गया है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि करंट को लेकर के एक फिल्टर बनाना पड़ेगा। सारा करंट आपके काम का नहीं होता। ठीक है, अब करंट तो बहुत सारे होते हैं, तो आपको इसमें से फिल्टर करना पड़ेगा। क्लरिकल एग्जाम के लिए कुछ करंट होते हैं वन लाइनर, वो यूपीएससी के लिए बेकार ही होते हैं, रेयर रेयर होते हैं, मतलब कोई फायदा नहीं उनका, है ना। तो डिटेल में जो है करंट तैयार करना रहता है। तो इस तरह से जो है आप चीजों को समझें। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या कहता है इसका टॉपिक। हम लोग देख लेते हैं कि सर्वे डेटा ऑन पॉवर्टी एंड ब्रॉड पॉलिसी पॉइंटर्स। ठीक है, ये लिखा है आर श्रीनिवासन ने और एस राजा सेथुदुरई ने। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब इस पे जाने से पहले मैं आपको एक ब्रीफ हिस्ट्री अगर बताऊं, हालांकि इस पे एक सेपरेट वो लेक्चर बनाया जा सकता है, लेकिन ब्रीफ हिस्ट्री जो है पॉवर्टी की अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ते हैं कि 1901 में दादा भाई नौरोजी ने जो एस्टिमेट किया था सबसे पहले पॉवर्टी का, दादा भाई नौरोजी ने, है ना। उसके बाद फिर 1938 का बॉम्बे प्लान। ठीक, उसके बाद कुछ वर्किंग ग्रुप्स बने थे, ठीक है, जिसमें एक आपका हो गया दांडेकर एंड रथ। ठीक है, ये आपका दांडेकर एंड रथ कब का था? 1971 का था शायद, है ना। और फिर वाई के अलग आ गया था। ठीक है, 1979 का था। उसके बाद फिर आपके जो है मेजर तीन जो कमिटीज बनी थी जो अक्सर कई बार पूछी भी जाती हैं। एक तो आपकी लकड़वाला हो गई, ठीक है, 1993 वाली। फिर आपकी हो गई तेंदुलकर, ये आपकी हो गई 2009 वाली। और फिर आपकी रंगराजन वाली हो गई 2014 वाली। सारी एक्सपेंडिचर बेस्ड ही थी। इसमें रुपीस जो है उस पे उसको रिवाइज कर दिया था। तेंदुलकर में भी जो है रुपए पे बात हुई थी, और लकड़वाला जो है आपका, ये आपका क्या बोलते हैं, कैलोरी बेस्ड, 2100 कैलोरीज, और आपकी जो है 2400 कैलोरी, ऐसे कुछ बात हुई थी, है ना। तो इस पे अलग से वीडियो बना लेंगे हम लोग, बाद में देख लेंगे इसको और डिटेल में देख लेंगे। तो ये तो पॉवर्टी के नॉर्मल एस्टिमेशन हो गए, ठीक है। ये सिर्फ एक आउटलाइन देने के लिए था कि मतलब जो है अ, अभी जो है हमारा आज का जो पूरा फोकस रहेगा वो रहेगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स पे। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, देखो ये इसलिए भी बनी थी ना मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, क्योंकि पॉवर्टी जो है उसका कॉज एक डायमेंशन नहीं हो सकता। एक डायमेंशन नहीं हो सकता, कई सारे डायमेंशन हैं। तो उन सबको एड्रेस करता है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और फिर बाद में हमने भी अपना बना ही लिया। खैर, अभी हम देखते हैं पहले क्या था। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का फ्लैगशिप ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में ये डाली गई और 2010 से ये चल रही है। ठीक है, इनकी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि डेमोग्राफिक और हेल्थ सर्वे जो है उसको ये लोग जो है एमपीआई को कैलकुलेट करने के लिए उसको यूज करते हैं। हमारे यहाँ उसको जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एनएफएचएस बोलते हैं, जो कि इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस, आईआईपीएस जो है इसको कंडक्ट कराता है अंडर, और ये इस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। ठीक है, एमओएचएफडब्ल्यू, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, अच्छा, नीति आयोग जो है वो नोडल एजेंसी बना दी गई है। और नीति आयोग ही जो है 2021 में जो है इस पे एक रिपोर्ट लेके आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, एनएफएचएस का फोर्थ राउंड जो था, एनएफएचएस 4, उस पे लेकर के ये जो है लेकर आए थे। और अब जो है इसका फिफ्थ राउंड भी आ गया है। ठीक है, तो ये अभी हम इसको और आगे डिटेल में देखते हैं क्या है।
मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के 3 डायमेंशंस होते हैं और 10 इसके इंडिकेटर होते हैं, ग्लोबल वाले की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब थ्री जो डायमेंशंस हैं, 3 जो डायमेंशन है, वो एक हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, लिविंग स्टैंडर्ड हो गया, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा वेटेज ईच का, ठीक है। उसके बाद हेल्थ में 2 आ जाएंगे, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। फिर 2 से अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर ये 1/6 हो जाएगा। उसके बाद एजुकेशन में ईयर्स ऑफ स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस, ये भी इनका भी वेटेज 1/6 हो गया। और लिविंग स्टैंडर्ड के अंदर 1 2 3 4 5 6 है, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे सबका इंडिविजुअल वेटेज आ जाएगा 1/18 1/18 1/18, ठीक है। तो कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका आप कुछ इस तरह से कर लीजिए कि मतलब एक आप जो रूम है उसको आप इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। उसमें कुकिंग फ्यूल, फिर सैनिटेशन वॉशरूम, फिर पीने का पानी, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग यानी पूरा घर हो ही गया, टीवी भी रखी हुई है। तो ये सारे इंडिकेटर इस तरह से आपको फिर ये सारे याद हो जाएंगे, है ना। अच्छा, इसको डेवलप करता है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, OPHI, ठीक है। ये इनिशिएटिव है UNDP के अंतर्गत ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। इसमें 2010 से जो है ये आती जा रही है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। इंडिया का जो नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, उसके 3 डायमेंशंस तो 3 ही है, पर इंडिकेटर इसके 12 हैं। वो डिटेल में देखते हैं कौन से। ये हैं वो इंडिकेटर्स, ठीक है। हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, सबका इंडिविजुअल वेटेज 1/3 1/3 1/3 हो गया। अब यहां देखिए क्या हुआ, यहाँ पे न्यूट्रिशन, फिर चाइल्ड और एडोलसेंट मोर्टेलिटी, फिर ये आपका एंटीनेटल केयर, ठीक है। न्यूट्रिशन जो है उसके लिए भी यहाँ पे डिफाइन है, 0 to 59 मंथ्स, 15 to 49 ईयर्स की वीमेंस, और उसके बाद मेंस की एज जो है 15 to 54, ठीक है। इनके पास न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन अगर अवेलेबल है तो ठीक है, अगर देखा है नहीं तो फिर वो अंडर नरिश्ड है, ये सब रिपोर्ट करना रहता है, ठीक है। चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी, इसमें क्या होता है, इसमें 18 साल से कम जो है, ठीक है, वो डेथ कर गया, ठीक है। या फैमिली में 5 ईयर के पीरियड में जो है कोई ऐसा पर्सन जब सर्वे हुआ है उससे पहले जो है डेथ कर गया हो, ठीक है। एंटीनेटल केयर, इसमें क्या है कि वो जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो विमेन है, उसको बर्थ के रिसेंट सबसे जो लेटेस्ट बर्थ हुई है उसके दौरान कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर आया कि नहीं आया, उसको ट्रेनिंग मिली, उसको जो है असिस्टेंस मिला कि नहीं मिला, ये सारी चीजें हो गई। ईयर्स ऑफ स्कूलिंग हो गई, तो जो भी घर में जिसने भी 10 साल की एज को अटेंड कर लिया है या उससे ज्यादा है, उसने 6 ईयर्स की मिनिमम स्कूलिंग की है कि नहीं, ठीक है। फिर ऐसे ही स्कूल अटेंडेंस का हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पता क्या है कि जैसे ये जो भी फिगर्स हैं, नंबर 1 तो अभी हम लोग आर्टिकल में ये देखेंगे कि कोविड के टाइम में बहुत सारी चीजें जो है डिसरप्ट हुई हैं, ठीक है। स्कूल की अटेंडेंस भी अपने अपने हिसाब से काउंट की गई है, ठीक है। और उसके बाद जो भी आपको पॉलिसी में, जैसे अभी आप मान लीजिए यहाँ पे ये देख लीजिए ड्रिंकिंग वाटर का, जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि द हाउस होल्ड डज नॉट हैव एक्सेस टू इम्प्रूव ड्रिंकिंग वाटर और सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज एटलीस्ट 30 मिनट वॉक फ्रॉम द होम। या तो उसके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है, और अगर है तो 30 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है कम से कम, ठीक है। तो फिर ये उस कैटेगरी में आएगा। अभी वॉकिंग डिस्टेंस क्या है भाई, इसको अगर हम लोग डिस्टेंस में अगर हम लोग अगर इसको रख देते ज्यादा सही रहता। जैसे कभी हम जर्नी में जाते हैं तो वहां पे जो है लिखा रहता है कि ये फलाना रेस्टोरेंट जो है ये 2 मिनट्स की डिस्टेंस, ये 5 मिनट्स की डिस्टेंस। अब 30 मिनट की वॉक, अगर किसी की तबीयत खराब हो तो वो तो भाई 5 मिनट की वॉक भी बहुत भारी हो जाती है। तो ये मतलब मेरे को इंडिकेटर और ये जो मेजरमेंट है ना, ये मुझे समझ में नहीं आया भाई। खैर, उसके बाद कुकिंग फ्यूल की बात हो गई। अगर मतलब जो है वो हाउस होल्ड जो है केवल डंग, एग्रीकल्चरल क्रॉप, श्रब और आपका ये चारकोल और कोल, इससे कुकिंग फ्यूल उसका यूज हो रहा है तो इसमें काउंट होगा। सैनिटेशन है नहीं या किसी से शेयर कर रहा है वो, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, हाउसिंग नहीं है, एसेट नहीं है उसके पास, ये सब टीवी, टेलीफोन, कंप्यूटर, एनिमल कार्ड, बाइसिकल, मोटर बाइक, रेफ्रिजरेटर, ठीक है। बैंक अकाउंट नहीं है किसी के पास। तो ये सारे और इन सबके वेटेज असाइन है 1/6 1/12 इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा, ये ग्लोबल नहीं है, ये नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक।
नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया। नीति आयोग क्या है? थिंक टैंक है। इसको रिप्लेस करके आया था प्लानिंग कमीशन को। कैलकुलेशन में देखिए दो चीजें हैं। एक तो हम कैसे, पहले एक समझ लेते हैं कि डेप्रीवेशन स्कोर कैसे बनता है। ठीक है, डेप्रीवेशन स्कोर में अगर उस वो डिप्राइव्ड है तो 1 आएगा, अगर वो डिप्राइव्ड नहीं है तो 0 आएगा। ठीक है, और दोनों ही केसेस में फिर इसको जो है, जो वेट होता है, जो असाइंड वेट होता है, जैसे मान लीजिए कि जो ईयर ऑफ स्कूलिंग का वेट 1/6 है, तो 1/6 उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पॉवर्टी की ये कट ऑफ आती है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के लिए मतलब उसके वो कम से कम जो है 3 जो इंडिकेटर्स हैं उसमें वो लैग कर रहा हो। ऐसा भी तो हो सकता है किसी के पास कुछ है, 3 चीजें हैं, 3 चीजें नहीं है, तो कम से कम 3 चीजों में लैग कर रहा हो इंक्लूजन के लिए, तो ये कट ऑफ है, सेकेंडरी कट ऑफ। ठीक है, तो ये मतलब जो है ये इंटरनेशनल भी यही माना जाता है, इंटरनेशनल भी यही माना जाता है 0.33 का। ठीक है, जो कट ऑफ है, कट ऑफ का मतलब क्या हुआ कि जितने इंडिकेटर में कम से कम जो है भाई 3 में जो है 1/3 में जो है वो डिप्राइव्ड हो ही। ठीक है, तो अभी हम लोग आएंगे आर्टिकल पे, उससे समझने से पहले हम जरा इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। एक तो अब ये इसमें क्या हो गया, इसको कैलकुलेट करने के लिए हेड काउंट रेशियो पता होना चाहिए और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। हेड काउंट रेशियो क्या होता है, कितने मल्टी डायमेंशनली पुअर हैं और उनका पॉपुलेशन में कितना रेशियो है। ठीक है, मतलब इंडिविजुअली कितने हैं मल्टी डायमेंशनली पुअर और टोटल पॉपुलेशन में उनका प्रोपोर्शन कितना है, इसको बोलते हैं हेड काउंट रेशियो या फिर इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। ठीक, ये वाला इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी, हेड काउंट रेशियो, समझ गए आप? तो हेड काउंट रेशियो और इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी किसको बोलते हैं, मतलब मल्टी डायमेंशनली पुअर कितने हैं और टोटल पॉपुलेशन में उनका प्रोपोर्शन कितना है। जैसे इंडिया का जो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी का हेड काउंट रेशियो बनता है 25.01%। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी क्या होती है, इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ कितने गरीब हो भाई, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो वो कितने ज्यादा गरीब हो, ये होती इंटेंसिटी। तो एवरेज डेप्रीवेशन स्कोर निकाला जाता है जो मल्टी डायमेंशनल पुअर है उनमें, हाउ पुअर ही इज। ठीक है, फिर एमपीआई किसको रिफ्लेक्ट करता है, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी और इंटेंसिटी ऑफ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा इंटेंसिटी 47.13 है। ठीक है, तो आप ये समझिए क्या मैं कह रहा हूं, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो रिफ्लेक्ट करता है किसका किसका मल्टीप्लिकेशन, एक तो आपका इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी हो गया और हेड काउंट रेशियो जिसको हम और क्या कहते हैं, इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी। ठीक है, फिर इसको डिवाइड कर दिया जाता है पॉपुलेशन से, तो ये निकल के आता है फिर जो हाईएस्ट है। ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी वो बिहार में है, 50% से भी ज्यादा पॉपुलेशन वहां पे जो है मल्टी डायमेंशनली पुअर है। केरला की लोएस्ट है। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम लोग अपने आर्टिकल पे। तो जैसा कि आपको पता है आर्टिकल आर श्रीनिवासन और एस राजा सिथुदुरई जी ने लिखा हुआ है इन दोनों के बारे में बता देता हूँ आपको। एक तमिलनाडु में स्टेट प्लानिंग कमीशन में है और दुरई साहब जो हैं ये प्रोफेसर हैं इकोनॉमिक्स के यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करेंगे इस आर्टिकल में, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन की जो कुछ हमें बड़े बड़ी एक प्यारी प्यारी डेफिनेशंस भी एक दो मिल रही हैं। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट्स हैं कुछ क्लैरिटी आ रही है उनको हम लोग देखेंगे। उसके बाद तमिलनाडु स्पेसिफिक कुछ इश्यूज की बात कर रहे हैं, तो वो कुछ ऐसे यूनिवर्सल इश्यूज हैं जो हर जगह अप्लाई होंगे, उन पे हम लोग चर्चा करेंगे। और फिर ये बहुत ज्यादा टेक्निकलिटी में चले जाएंगे अंदर एनएफएचएस के डेटा में, उसको हम मोटा मोटी ऊपर ऊपर से देख लेंगे। ठीक है, और लास्ट में इसको हम लोग जो है थोड़ा सा समराइज कर लेंगे। तो मोटा मोटी जो भी बातें हैं वो इसकी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जो हेड काउंट रेशियो है तमिलनाडु में वो डिक्लाइन किया है 4.89 से 1.57। ठीक है, बेस्ड ऑन फोर्थ और फिफ्थ राउंड ऑफ नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। आपको पता ही होगा कि NFHS 4 के बेस पे 2021 में मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो रिलीज हो चुकी थी। ठीक है, और उसके बाद में फिर हम लोग जो है अब आगे क्या कहते हैं इसमें, एकेडमिक्स हैव क्वेश्चन द क्वालिटी ऑफ NFHS डेटा, ये NFHS डेटा को थोड़ा सा क्वेश्चन किया है ठीक है, और उसके बाद में ये कह रहे हैं कि हम एक्सप्लोर करेंगे पॉवर्टी की स्टैटिस्टिक्स को। ठीक है, NFHS 5 डेटा को जो यूज करके की गई है, और दूसरा जो है हम ये देखेंगे क्या कमी है और कैसे इसको जो है इम्प्रूव किया जा सकता है। ठीक है,
वही बात जो मैं आपको बता चुका हूँ कि NFHS 4 डेटा के बेस पे ये एमपीआई, नेशनल एमपीआई जो है वो 2021 में आई थी। अब यहाँ देखिए, ये बड़ी अच्छी लाइन लगी कि रैशनल फॉर एमपीआई वाज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉन्सेप्ट दैट poverty is the outcome of simultaneous deprivation in multiple functions such as attainment in health, education and standard of living। मतलब रैशनल जो है एमपीआई का, उसका जो डिराइव किया है वो रैशनल, वो जो है जिस कॉन्सेप्ट से डिराइव किया, वो कॉन्सेप्ट क्या है कि poverty is the outcome of simultaneous deprivations in multiple functions such as attainment of health, education and standard of living, right। तो ये जो है, ये बड़ी प्यारी लाइन है, आप इसको याद करिए ताकि जो है इस तरीके की चीजें आप जो है कई क्वेश्चन अगर आता है, मेंस में, तो आप शुरू करें अगर इस तरह से तो बेहतर होगा। चलिए आगे आते हैं। नीति आयोग ने 12 इंडिकेटर आइडेंटिफाई किए हैं 3 सेक्टर्स में, ठीक है, और इनको कैलकुलेट किया है, वेटेड एवरेज ऑफ डेप्रीवेशन दिया है सबको 12 से डिवाइड करके, ठीक है, 12 इंडिकेटर्स हैं इसमें। और if an individual's aggregate weighted deprivation score was more than 0.33 then they were considered multidimensionally poor। वही वाली बात 1/3, ठीक है, तो हम लोगों ने अभी बात की थी कि 1/3 जो है वो कम से कम 1/3 सेक्टर में डिप्राइव्ड होना। तो इसमें ये कह रहे हैं कि एमपीआई जो है वो हमें पता ही है, हम लोगों ने भी देखा था कि हेड काउंट रेशियो और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी का प्रोडक्ट है, ठीक है। अब इनका कहना ये है कि एमपीआई मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो तमिलनाडु में डिक्लाइन हुई है 0.020 से 0.006, ये शार्प डिक्लाइन जो है वो हेड काउंट रेशियो में कमी होने के कारण आया है, ना कि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी उतनी कम नहीं हुई है, हेड काउंट रेशियो कम हो गया है। अब हेड काउंट रेशियो कैसे कम हुआ है ये क्लियरली इन्होंने नहीं बताया कि पता नहीं लोग माइग्रेट कर गए हैं इस वजह से या क्या हुआ है, ठीक है, पर हेड काउंट रेशियो कम हुआ है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कम नहीं हुई है। तो ये इनको यहां से ये क्लू मिलता है कि हमको एड्रेस करना चाहिए सारे डायमेंशंस पॉवर्टी के, ठीक है, और रिड्यूसिंग इट्स इंटेंसिटी सब्सटेंशियली अक्रॉस द स्टेट। और उसके जो अक्रॉस द स्टेट है, हमें उसमें उसकी इंटेंसिटी पर ध्यान देना है, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कम करनी है, ठीक है। अब आप पूछेंगे ऊपर के 3 पॉइंट्स क्यों छोड़ दिए? ऊपर के 3 पॉइंट इसलिए छोड़ दिए कि ये देखिए यहाँ पे जो एस्टिमेशन है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी, इसको बता रहे हैं जो हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि भाई ये वेटेड एवरेज है डेप्रीवेशन स्कोर का और मल्टी डायमेंशनली पुअर, मतलब मल्टी डायमेंशनली पुअर लोगों का जो है डेप्रीवेशन स्कोर है, ठीक है। तो ये जो इंटेंसिटी है ये हम लोग पढ़ चुके हैं, इसके ऊपर इन्होंने जो लिखा हुआ है वो वही एनएफएचएस राउंड के बारे में है, और बाकी ये पॉवर्टी और हेड काउंट रेशियो ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं, तो इसलिए हम लोग सीधा यहीं पे आ गए कि भाई जो है हेड काउंट रेशियो कम हुआ है, ना कि इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी। अब इंटरवेंशन का सोल्यूशन बता रहे हैं, इसमें डायरेक्शन बता रहे हैं कि कैसे जो है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी जो हमने पीछे बात की थी कि वो कम करनी है तमिलनाडु में, वहां पे एचसीआर कम हुआ है ना कि इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी को कम करने का तरीका बता रहे हैं। इनका कहना ये है कि डेप्रीवेशन के एस्टिमेशन जो हैं, ठीक है, जो ओवरऑल पॉपुलेशन से इंडिकेटर्स मिल रहे हैं वो ये हैं कि लोग ज्यादातर इंडिकेटर्स में तो लैग कर रहे हैं, ठीक है, उनके पास बहुत मतलब नहीं है चीजें कुछ, है ना, पर वो मल्टी डायमेंशनली पुअर में काउंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब ये है कि point that people may be deprived severely in few sections, few functions, ठीक है, but not be multi-dimensionally poor, ठीक है, but may not be multi-dimensionally poor। तो पॉइंट यहाँ पे ये है कि भाई इनका कहने का मतलब ये है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो कुछ जो पॉइंट्स हैं उनमें वो जो है डिप्राइव कर रहे हैं, पर वो मल्टी डायमेंशनली पुअर नहीं है। तो इनका कहना ये है कि पब्लिक पॉलिसी इंटरवेंशन ऐसी होनी चाहिए, यूनिवर्सल होनी चाहिए, केवल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को फोकस नहीं करना चाहिए, पूरी ओवरऑल होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, तभी जो है इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी तमिलनाडु में कम होगी। तो ये हर जगह अप्लाई हो रहा है भाई कि भाई यूनिवर्सल और एक ऐसी पॉलिसी लो जो श्योरली और स्क्वायरली जो है अटैक करे, है ना। अच्छा, अब स्टैटिस्टिकली क्या कह रहे हैं ये कि हेड काउंट रेशियो और इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ईच डिस्ट्रिक्ट, सब हर डिस्ट्रिक्ट के लिए अलग अलग, जेंडर के लिए, रूरल के लिए, अर्बन के लिए, इन सब तरीके से इसको सेग्रीगेट करने की जरूरत है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छी लाइन है, द यूजफुलनेस ऑफ एमपीआई एंड इट्स कंपोनेंट्स इज इनॉर्मस इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉवर्टी इन इट्स टोटलिटी, ठीक है, as well as granular details that are essential for sectoral and spatial policy and programmatic interventions। अब यहाँ पे इनका कहने का मतलब ये है
कि एमपीआई जो है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, और उसके कंपोनेंट, उनके अंदर इनॉर्मस कैपेसिटी है, ठीक है, पॉवर्टी को समझने की टोटलिटी में छोटी छोटी डिटेल्स भी वो कैच करता है, ठीक है। तो एमपीआई को एज ए इंस्ट्रूमेंट हमें बनाना है डेटा ड्रिवन पब्लिक पॉलिसी के लिए, ठीक है, एनएफएचएस डेटा के लिए भी। तो यहाँ पे सैम्पलिंग और मेथोडोलॉजिकल इश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। यहाँ पे जो कुछ डेमोग्राफर्स जो हैं वो किस तरीके की बातों को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि जो नॉन सैम्पलिंग एरर हैं डिफरेंट राउंड्स में, उनकी बात कर रहे हैं कि आर्बिट्रीनेस आई है रिपोर्टिंग में, डेड लोगों की रिपोर्टिंग में, ठीक है, डिफरेंस है डेटा क्वालिटी बिटवीन एजुकेटेड और अनएजुकेटेड रिस्पोंडेंट्स, ठीक है, डेटा क्वालिटी जो है उसका टाइम अलग अलग है डेटा को पिक करने का। तो ये सारी की सारी जो है कमियां इन्होंने बताई हैं। हालांकि मुझे नहीं लगा ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन तब भी इतना तो जान ही लेना चाहिए मोटा मोटी बात जो मैंने बताई है कि डेट को रिपोर्ट करने में दिक्कत है, अलग अलग टाइम पे जो है डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके साथ एजुकेटेड और अनएजुकेटेड रिस्पोंडेंट्स के बीच में डिफरेंस आया है। अब यहाँ पे ये कुछ इंप्रूवमेंट की भी बात कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं, जैसे यहाँ पे डेटा कलेक्टेड फ्रॉम 19,000 हाउसहोल्ड्स इन पोस्ट लॉकडाउन पीरियड शुड रिफ्लेक्ट द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वेव ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। फिर उसका यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया जो कि इतना काम का नहीं है बहुत ज्यादा, है ना। उसके बाद ऑथर ये बता रहे हैं यहाँ पे कि हेड काउंट रेशियो जो है 12 इंडिकेटर्स के लिए, वहां पे ये पता लगा है कि जो रेशियो है वो लोअर है पोस्ट लॉकडाउन पीरियड में और प्री लॉकडाउन पीरियड से। प्री लॉकडाउन पीरियड में जो रेशियोज थे उससे अब ये कम है। तो इससे एक इन्फेरेंस निकल के आता है कि डेप्रीवेशन जो है वो थोड़ा सा कम हुआ है, ठीक है, और पोवर्टी रेशियो भी जो है वो भी थोड़ा सा कम हुआ है, और डेप्रीवेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन और मैटरनल हेल्थ वो भी कम हुआ है, ठीक है, और स्कूलिंग और स्कूल अटेंडेंस जो है लॉकडाउन पीरियड के बाद वो बढ़ी है। अभी हम लोगों ने पीछे देखा कि मैटरनल हेल्थ और न्यूट्रिशनल जो डेप्रीवेशन है वो इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। पर अब यहाँ देखिए, यहाँ पे इनका कहना ये कि ड्राई राशन जो दिया गया, यानी कि जो बिना पका हुआ जो दाल चावल वगैरह जो चीजें होती हैं, ठीक है, अनाज, तो ये जो मिड डे मील प्रोग्राम की जगह दिया गया है, ठीक है, और हॉस्पिटल में जो प्रेशर बिल्डअप हुआ है कोविड-19 केसेस के दौरान, तो उससे क्या हुआ है कि न्यूट्रिशनल डिप्रीवेशन और मैटरनल हेल्थ जो है पोस्ट लॉकडाउन पीरियड जो है उसमें बहुत इजाफा हुआ है, ये कम नहीं हुआ है। ये चीजें मैटरनल हेल्थ डिप्रीवेशन भी बढ़ा है और न्यूट्रिशनल डिप्रीवेशन भी बढ़ा है, जबकि हमने रिपोर्ट में क्या देखा कि ये सब इम्प्रूव हुआ है, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब यही है कि कंट्ररी टू द डिक्लाइन इन डिप्रीवेशन इन न्यूट्रिशन एज डिराइव्ड फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है। और तमिलनाडु इज नोन टू हैव इंक्रीज्ड एनरोलमेंट एंड रिड्यूस द ड्रॉप आउट रेट ईयर आफ्टर ईयर, ठीक है। फिर उसके बाद इनका कहना ये है कि डिजिटली जो हुआ है कि एज फार एज स्कूल अटेंडेंस इज कंसर्न, हमें पता ही नहीं है कि पेरेंट्स ने अटेंडेंस को किस तरह से इंटरप्रेट किया है लॉकडाउन के पीरियड में, स्कूलों के बंद होने के बाद में। ऑनलाइन अटेंडेंस को अटेंडेंस बोल रहे हैं या स्कूल से अटेंडेंस हो जा रही है उसको अटेंडेंस बोल रहे हैं, किस तरह से उसको बोल रहे हैं, ठीक है। तो यही सारी मोटा मोटी बातें बारीकियां हैं जो कि उतनी ज्यादा नहीं, लेकिन हम लोगों ने जो है पूरा जो एक आशय है उसका वो समझा है। और फाइनली डेटा यूज एंड क्वालिटी, इसमें ये सबसे अच्छी लाइन है कि सर्वे डेटा गिव्स अस ओनली ब्रॉड पॉलिसी पॉइंटर्स। सर्वे डेटा क्या देता है हमको? केवल बड़े 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 मोटे मोटे जो हैं ब्रॉड पॉलिसी पॉइंटर्स, whereas programmatic intervention should be curated with ground level realities। ground level realities के साथ में programmatic intervention जो है वो बनाने चाहिए। अब ये मेरे ख्याल से यूनिवर्सल लाइन है, किसी भी प्रोग्राम के लिए जो है कहीं पे भी आपकी ये फिट हो सकती है। तो इस तरह से चीजें जो है आप ये तैयार रखें अपनी लाइनें अपने सेंटेंसेस, ताकि एक एक आर्ट मतलब एक अच्छी तरह से अपनी बात को आर्टिकुलेट कर पाए, ठीक है। अब क्वेश्चन आप यहाँ देखिए किस तरह से पूछा जा सकता है। जैसे पोवर्टी लाइन एस्टिमेशन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन इनकम लेवल, ठीक है। पोवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग टास्क फोर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वन ओनली, टू ओनली, बोथ वन एंड टू, नीदर वन एंड टू, ठीक। अब अगर आपको ये पता है कि पोवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज कैरिड आउट बाय नीति आयोग टास्क फोर्स, ये तो आपको पता है, ठीक है। अब इसके बारे में आपको डाउट है कि भाई ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ठीक है। तो आपका मतलब ये तो है ही, ठीक है। अब इसका आपको पता नहीं है तो आपका एक ये तो कट गया भाई, वन ओनली, ठीक है। और इस ये आपका है ही तो आपका डी भी कट गया, बचा आपका ये, ठीक है। तो इस तरह से आप एजुकेटेड गैस भी अपना लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है फिलहाल आंसर है आपका टू ओनली। क्यों? क्योंकि इनकम लेवल पे कभी नहीं होता है बाबा, हमेशा एक्सपेंडिचर लेवल पे होता है।
एक्सपेंडिचर लेवल पे। ठीक है। हम लोगों ने देखा था, चाहे तेंदुलकर कमेटी हो, चाहे रंगराजन हो, वो सब हमने देखा था शुरू में। तो ये हमेशा एक्सपेंडिचर लेवल पे ही होता है। उसके बाद पॉवर्टी एस्टिमेशन इन इंडिया इज नाउ कैरिड आउट बाय नीति आयोग टास्क फोर्स। ठीक है, थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन डेटा कैप्चर्ड बाय एनएसएसओ। एनएसएसओ करता है इसको, मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम एंड इम्प्लीमेंटेशन, है ना। कंजम्पशन वर्सेस इनकम लेवल, तो हमेशा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही होता है। अब मेंस का भी क्वेश्चन देख लीजिए फिर। MPI and its component is enormous in terms of understanding poverty in its totality. How it is essential for sectoral and spatial policy and programmatic intervention. इतना प्यारा क्वेश्चन लग रहा है, ऐसा लग रहा है ना बिल्कुल यही आ जाएगा बिल्कुल एग्जाम में निकल के। ठीक है, नॉट जस्ट द रेशियो ऑफ द पॉवर्टी बट आल्सो द इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी इज रिक्वायर्ड इन डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ पॉवर्टी। दोनों क्वेश्चन कितनी शानदार तरीके से जो है एक्सप्लेन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी ही चर्चा के लिए बने रहें, और अगर आपको ये सेशन पसंद आया है तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और एक बार जैसे ही जो है हम लोग 100 सब्सक्राइबर 100 तक पहुंच जाते हैं, अगर ठीक है 100 सब्सक्राइबर और 1000 नहीं भी है, ठीक है, तो इसमें क्या है ना, फिर एक अगर इसमें लिमिट मान लीजिए आप 40-50 लोग भी अगर एक्टिव रहते हैं तो एक रेगुलर एक क्यूरेटेड सेशन आप बना सकते हैं, मतलब पूरा जो है उसको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग चाहे आंसर राइटिंग हो गया, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन दे दिए, उस पर जो है उसका फॉर्मेट, फॉर्मेट में क्या करेंगे, इंट्रो की बात हो जाएगी, और उसके बाद किस तरीके की अप्रोच रखें, कि कैसा इंट्रो रखें, कैसा कंक्लूजन रखें, मेन बॉडी में क्या रखें, ये सब डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और कैसे बेहतर आंसर लिखें, और इन सारी चीजों पर चर्चा कर लेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर कंटेंट पसंद आया है, और लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और इसकी अगर पीपीटी अगर आपको चाहिए तो सिंप्लीफाइड एग्जाम्स टेलीग्राम पे सर्च करिएगा तो आ जाएगा, और मैं उसमें जो है सेंड कर दूंगा। तब तक स्टे ट्यून्ड, बहुत बहुत धन्यवाद।